हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूल के दिए हुए कुछ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल्स। लास्ट क्लास में हमने 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। इस क्लास में कुछ 5-6 प्रिंसिपल्स और डिस्कस होंगे और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस होंगे। सो द सिक्स्थ प्रिंसिपल इज रेन्यूमरेशन। रेन्यूमरेशन टू एम्प्लॉयज प्रिंसिपल के अंदर फ्यूल ने ये बात करी कि हर एम्प्लॉय को उसके काम के अकॉर्डिंग पैसे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट वर्थ उसकी 1 लाख की सैलरी बन रही है और आप सोच रहे हो कि क्योंकि ये पुराना एम्प्लॉय है कहाँ छोड़ कर जाएगा, 80 में भी कर ही देगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे बनते हैं, आप उन्हें जस्ट पैसे दीजिए, तभी वो आपकी कंपनी में पूरे मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। अदरवाइज उनको जहां अच्छा बेनिफिट मिलेगा वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के लिए एक फेलियर साबित होगा, राइट। एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरी एज पर देयर परफॉर्मेंस। दिस विल इंक्रीज देयर डिवोशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मेरिट क्या होगा वो आपको पता चल गया। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो इसके वायलेशन करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, वो छोड़कर चले जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को लॉस फेस करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज इक्विटी, 7th प्रिंसिपल। ये और रेन्यूमरेशन काफी कंफ्यूजिंग है, आपस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो आपके बुक्स के अंदर ये आगे पीछे है, इसीलिए मैंने इन्हें साथ में ऊपर नीचे लिखा है ताकि मैं दोनों में डिफरेंस आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं और आपकी कंफ्यूजन कम हो सके। इक्विटी के अंदर फेयोल ने बात करी कि आपको फेयर होना चाहिए, कोई भी बिजनेस मैनेजर को नहीं करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर या फिर नेशनैलिटी या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रेन्यूमरेशन के अंदर हमने बात करी थी कि एम्प्लॉइज जितना डिजर्व करते हैं उन्हें उतनी सैलरी देनी चाहिए, लेकिन इक्विटी के अंदर भी वही बात कहीं ना कहीं होती है कि जैसे अगर एक मेल है और एक फीमेल है, वो दोनों ही मैनेजर की पोस्ट पर हैं और दोनों की ही वर्थ 1 लाख रुपए की है, लेकिन अगर आप मेल को 1 लाख रुपए दे रहे हैं और फीमेल को नहीं दे रहे हैं, जस्ट आप बाइजनेस कर रहे हैं कि अरे ये औरत है, ये वैसे भी जल्दी चली जाती है या इनको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, इतने प्रोडक्टिवली से काम नहीं कर पाएगी अपनी बाइजनेस की वजह से, जबकि परफॉर्मेंस और अथॉरिटी उनकी सेम है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बाइजनेस कर रहे हो और ये आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप किसी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको पैसे नहीं दे रहे हो तो वो तो रेन्यूमरेशन हो गया, ठीक है। अगर ये बात होती है कि भाई मेल है और फीमेल है और जो मेल है वो ज्यादा काम कर रहा है और कंपैरेटिवली फीमेल नहीं कर पा रही है, तब तो आप रेन्यूमरेशन का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो कर रहे हो और सही बात है कि उसने ज्यादा हमें सेल्स टारगेट लाकर दिए हैं तो उसे 1 लाख रुपए दिए सैलरी और आप इतना काम नहीं कर पा रहे हो, इतना बर्डन नहीं ले पा रहे हो किसी भी रीजन से और आपकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तब तो आप जो हो रेन्यूमरेशन का प्रिंसिपल मैनेजर सही फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर दोनों ही सेम काम कर रहे हैं और सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजर का माइंडसेट है कि औरतें इनको ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, यहां पर आप जो हो इक्विटी वाला प्रिंसिपल जो है फॉलो नहीं कर रहे हो। इक्विटी में आपको दोनों अगर सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को ही सेम सैलरी देनी चाहिए और इसका उल्टा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आजकल तो लेडीज का जमाना है, इनको देना ही पड़ेगा। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं रखना है। जो जैसा काम कर रहा है आप उसको बिल्कुल वैसी सैलरी देंगे, राइट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप बड़ी बड़ी एमएनसी में जॉब करते हो, यूएसए या यूके के अंदर जाके बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन ले लेते हो, तो सिर्फ आप इंडियन हो इसीलिए वो कंपनी आपको पैसा ना दे तो आपको कितना बुरा लगेगा, राइट। हमारे जो सीईओ है गूगल के, सुंदर पिचाई, अगर उनको भी उनके नेशनैलिटी की वजह से बाइजनेस होकर उस पोजिशन पे नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, बट क्योंकि उन्होंने फॉलो करा तो देखिए आज उनकी कंपनी कितनी अचीव कर रही है। आज गूगल जितनी ऊंचाइयों पर है कहीं ना कहीं उन्हीं की मेहनत और हार्डवर्क की वजह से और उनकी टीम लीडरशिप की वजह से, राइट। सो ये आपको मेरे ख्याल से दोनों प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, विच इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि अगर एम्प्लॉइज और कंपनी दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को हम मेजर करें तो दोनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको हमेशा कंपनी को देनी है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है और आपको आउट ऑफ द सिटी जाना है 2 दिन के लिए उस फंक्शन को अटेंड करने, और आपने पहले ही लीव एप्लीकेशन दे दी है कि भाई मैं तो जाऊंगा, 1 महीने पहले से मैंने बता दिया। अब सडनली आप फंक्शन के अंदर जाने वाले हो या पहुंच गए हो और कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ जाता है और आपको कंपनी से फोन आता है कि आपके बिना ये प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी, यू हैव टू कम बैक एंड अटेंड दिस मीटिंग। सो अब आप वापस आओगे या नहीं? सो एज पर फ्यूल, एज पर दिस प्रिंसिपल वो कहते हैं
कि हमेशा आपको कंपनी के गोल्स को इंपॉर्टेंस देनी है। अगर मीटिंग में आपकी जरूरत है तो आपको अपने पर्सनल फंक्शन को छोड़कर मीटिंग में आना जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर कुछ नहीं है। आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन को आपकी जरूरत है तो आप वहां पर पहुंचोगे, क्योंकि आपके बेसिक नीड्स जो है, आपके पोटेंशियल को वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे हैं। कल को अगर तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे तो ये रिलेटिव की शादी तुम्हें नहीं बचाएगी, ये तुम्हारे घर में राशन नहीं पहुंचाएगी, राइट। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात करी कि इमोशंस को दूर रखो, जो सही है वो करो, और हमेशा 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 कंपनी के लिए आपको काम करना है। अपनी गोल्स को, अगर कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है तो आप पूरे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां कंपनी को आपकी जरूरत पड़ रही है तो आप सब कुछ छोड़ के कंपनी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये दो कॉन्सेप्ट फ्योल ने दिए। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल, यानी कि सारी जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है, अगर सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो तो वहां पर जो है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यानी जो मालिक आदमी है, वही डिसीजन लेगा, राइट। ये जो होता है ये छोटे बिजनेसेस में फॉलो किया जाता है। जैसे 4-5 एम्प्लॉय आपने रख लिया, आप शॉप के ओनर हो, तो वो 4-5 एम्प्लॉय जो भी करेंगे, डिस्काउंट देना है या कस्टमर से कोई डीलिंग करनी है या छोटी मोटी जैसे चाय मंगा लेनी है, ये सब चीजें जो है आपको ओनर से पूछकर करनी पड़ेगी। कोई भी डिसीजन आप एम्प्लॉइज के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन, आप जवाब दे सकते हो, राइट। सारी अगर आप अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दोगे तो आप कुर्सी बैठ के करोगे क्या? Whereas डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इट मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। मतलब कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाती है तो सारे डिसीजन हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, हमें अपनी पावर को डेलीगेट करना पड़ता है नीचे वाले एम्प्लॉय को। आप जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं अपनी पावर देनी पड़ती है कि छुट्टी लेनी है या जल्दी जाना है या छोटे मोटे डिसीजन, कितना परसेंटेज डिस्काउंट देना है कस्टमर को, ये सारी चीजें जो है लोअर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट के हाथ में थोड़ी बहुत पावर देनी पड़ती है। नॉट ऑल द पावर्स, बट या अ बिट ऑफ द पावर शुड हैव टू बी डिसेंट्रलाइज्ड सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग वेरी वेल, राइट। मतलब स्मूथ फंक्शनिंग के लिए डिसेंट्रलाइजेशन करनी जरूरी हो जाती है एक लेवल के बाद। तो फ्योल कहता है कि ना तो ये बढ़िया है और ना ही ये बढ़िया है इंडिविजुअली। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन में चलना पड़ेगा। दोनों को ही, इस दोनों के रूल्स और मेरिट्स डीमेरिट्स को इस तरह से कंबाइन करिए कि आपकी कंपनी के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, according to Fiola, a company should adopt a structure that combines both the characteristics of centralization and decentralization depending on the nature and size of your organization. क्लियर हो गया? आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट है स्केलर चेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये आप छोड़कर जा ही नहीं सकते हो। स्केलर चेन होती क्या है? स्केलर चेन में फ्योल ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है कि देखिए, कंपनी में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, सीनियर, फिर उसका जूनियर, फिर उसका जूनियर, फिर उसका जूनियर, राइट। सो ये इस तरह से एक पिक्चर बना रखी है। ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये दो डिपार्टमेंट्स निकल कर आते हैं। लेट्स से ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन है। तो ये जो बी है, ये सेल्स डिपार्टमेंट का टॉप लेवल का एम्प्लॉई है, इनके ऊपर सीधा ए ही है, ओनर ही है, और ये जो सी है ये प्रोडक्शन का है। तो अगर बी को डी से बात करनी है या एफ से बात करनी है या एच से बात करनी है तो उनको एक चेन फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब बी डायरेक्टली जाकर एच से नहीं बोलेगा कि हाँ भाई तुम ये काम कर दो, कस्टमर को ऐसे से कह दो, राइट। बी हमेशा क्या करेगा, जो भी उसे इंफॉर्मेशन लोअर लेवल तक पहुंचानी है, पहले वो इंस्ट्रक्शंस डी को देगा, फिर डी अपने से जस्ट नीचे वाला जो सबऑर्डिनेट है यानी एफ उसको देगा, और एफ जो है बिल्कुल अल्टीमेटली एच को देगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता। और उसी तरह से सेम पैटर्न एच को बी तक पहुंचने के लिए या डी तक पहुंचने के लिए फॉलो करना पड़ेगा कि अगर उसको कुछ अर्जी लगाने हैं कि कुछ भी बात है जो ऊपर तक पहुंचानी है तो वो सीधा जाकर नहीं कह देगा, वो पहले अपने इमीडिएट बॉस एफ को बोलेगा, सिमिलरली वो डी को बोलेगा, वो बी को बोलेगा। ठीक है, सो आप जो हो एक चेन में बंधे हुए हो, अपने जस्ट सुपीरियर और जस्ट सबऑर्डिनेट से बात करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चेन फॉलो तोड़कर और आगे पहुंच जाओ। अगर जिसको जिससे बात करनी, इट विल क्रिएट कियोस। एक तरीका ही नहीं रहेगा कि किसने किसको इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्ड्स, राइट। तो ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता है जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी हो जाती है और जो लेवल्स हैं, जो की एलिमेंट्स हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, है ना। बट इन केस ऑफ इमरजेंसीज कि हमेशा आप ये पैटर्न फॉलो करते रहोगे तो इट विल लीड टू डिलेज। अगर इमरजेंसी हो गई है तो फिर उन्होंने एक बीच में शॉर्टकट दिया है जिसका नाम रखा गया गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक में हम क्या करते हैं कि बहुत इमरजेंसी और बिल्कुल ऊपर वाला मेरी बात नहीं सुन रहा है तो एच जो है इसको तोड़कर सीधा डी या बी या ए तक भी जा सकता है, बट ओनली वंस या बहुत रेयर केस में, है ना। हमेशा आप ये नहीं कर सकते कि हर वक्त ये इमरजेंसी आ रखी है और मुझे तो अभी की अभी बात करनी है, ऐसा नहीं होता, ये चीज अलाउड नहीं है। तो स्केलर चेन मींस अ लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक
Every information must pass through this channel, but in case of emergency, a direct channel is permitted called gangplank, जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज ऑर्डर, और ऑर्डर में यहाँ पे ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब होता है सही प्लेस, सही चीज के लिए, राइट। ऑर्डर रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटीरियल दैट इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे घर पे भी आपकी मम्मी जो आपको हमेशा डांटती है, जो चीज जहां से ले रहे हो उसको वही रख दो, ढूंढते रहते हो कहाँ है, टाइम पे मिलती नहीं है ना, और उस टाइम पे जब चाहिए होती है तब कभी मिलती नहीं है। तो यही प्रॉब्लम जो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि अगर आपकी हर चीज की सही जगह होगी तो आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, और सही चीज सही जगह पर जाकर आप ले लोगे, और सही आदमी अपनी पोजीशन पे फिक्स है कि भाई वो यहीं पाया जाएगा, तो जिससे जब काम है फटाफट आप उसके पास जाओगे और उससे काम ले लोगे, उसे काम बता दोगे। तो इससे क्या होगा ना कि टाइम बहुत बचता है, वो टाइम जो बचेगा उससे आप अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी कंपनी की कर सकोगे, और कंपनी के रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकोगे, ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकोगे, राइट। सो दिस विल रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज एंड मोटिवेट सिस्टमैटिक फंक्शनिंग। एक काम सिस्टम से चलेगा, कुछ यहाँ वहां कुछ फैला नहीं रहेगा, कुछ अनऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छे से करेगी, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ 11 प्रिंसिपल्स। पिछली वीडियो में हमने 5 करे हैं, इस वीडियो में हमने 6 करे हैं। जो बाकी के 3 प्रिंसिपल्स रह गए हैं उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जो नेक्स्ट क्लास में आएगी, और उसी वीडियो के अंदर हम कुछ केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ये 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। आप लोगों को पता है कि केस स्टडी ज्यादा आती है आजकल एग्जाम में, तो उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कुछ मैं करा दूंगी, कुछ आपको करनी होगी, राइट। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।